नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं कृष्णा शर्मा और आप देख रहे हैं VTH डिजिटल इन एसोसिएशन विद खुलासा कानपुर। और आज हम लोग खड़े हैं कानपुर नगर के घंटाघर चौराहे पर, क्योंकि कोई भी आवागमन करने वाला ऐसा नहीं है जो इस चौराहे से अछूता हो। हालांकि यातायात व्यवस्था किस तरीके की है उस पर तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग एक कैंपेन भी चला रहे हैं कि आप शहर की यातायात व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र केसरवानी जी भी हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आज हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हालांकि हम आपको लगातार अपडेट देते चले आ रहे हैं पत्रकार बनाम पत्रकार के मसले को लेकर। जब 23 मई 2026 पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक माइक आईडी को लेकर जिस तरीके से प्रकरण संज्ञान में आया, जो कि सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ, और ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय था। और हालांकि पत्रकार समाज के लोगों ने इसकी कड़ी निंदा भी की। उसके बाद 26 मई 2026 एक प्रतिनिधि मंडल जो कि पीड़ित था, राजेंद्र केसरवानी, ये पहुंचते हैं पुलिस आयुक्त कार्यालय में, जहां पे अपनी समस्याओं को बताया जाता है। हालांकि आश्वासन मिलता है कि तत्काल आपके कहे अनुसार जांच करने के बाद में FIR पंजीकृत की जाएगी। उसके बावजूद जब यहाँ पे चीजें नहीं हुई, तब एक ऐसी स्थिति शहर में हुई जो पत्रकार समाज के लिए एक बहुत गंभीर विषय हो जाता है कि क्या एक पत्रकार को न्याय मांगने के लिए अर्धनग्न होने की जरूरत थी। इसी कुछ खास बातें हैं जिसको लेकर हम राजेंद्र केसरवानी जी से बात करेंगे, और बात करने के साथ साथ हम उन्हीं से जानेंगे। तो VTH न्यूज के हमारे कृष्णा शर्मा जी को बहुत बहुत जो है बधाई और बहुत शुभकामनाएं कि आप पत्रकारों को मामलों को लेकर के गंभीर व्यक्ति हैं, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और रही बात चूंकि आप की घटना जो हुई तो उसके बारे में हम जो जिक्र करना चाह रहे हैं कि चूंकि 23 मई की घटना थी और 4 तारीख को पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, और FIR जो दर्ज हुई है उसमें कई गंभीर धाराएं हैं। और हमारी जो मांग है वो मांग ये है कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। हालांकि इस मामले के जो मुकदमे के जो IO हैं उनसे हमारी बात हुई, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और अमरेंद्र सिंह उनका नाम है, और बहुत ही सुलझे हुए हैं। उन्होंने जो है पूरी बात जो है CCTV फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर रखने की बात कही है। और 40 प्रश्न की श्रृंखला जो है IO ने बनाई हुई है, और जिसका जवाब आरोपियों को देना है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि हमारी जो पत्रकारिता है वो राष्ट्रवादी पत्रकारिता है। नहीं, अभी बीच में जब ये मसले हुए तब आपने एक बात बहुत अच्छी बोली और कई लोगों को पसंद भी आई कि जो पत्रकार होता है वो ये मान के चलिए कि वो कलम का सिपाही है और सॉरी अहिंसा का पुजारी है। और इस प्रकरण को लेकर जो आपने शालीनता दिखाई है वो कई लोगों ने तारीफ भी की है उसकी। लेकिन एक बात जिसपे हम लोग बात करेंगे कि जैसे जो अर्धनग्न होने वाला जो प्रकरण था उसकी क्या वजह थी, ऐसी क्या थी कि जिसमें पत्रकार समाज को कहीं ना कहीं अर्धनग्न होना पड़ा। देखिए, एक थोड़ा सा कड़वे सत्य की तरफ हम जाएं। सरकारें किसी की भी रही हों, लेकिन लोगों को न्याय मांगने के लिए जूझना पड़ता है, और शायद वही जूझने के कारण ही हमारी FIR दर्ज हुई। क्योंकि आमतौर पे जैसे कि जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर इस तरह के मामले को गंभीरता से लिया जाता है और संज्ञेय अपराध माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारी भारतीय कानून व्यवस्था है वो इस बात का आईना दिखाती है कि जब पत्रकार की FIR 11 दिन में होती है और पत्रकार पर हमला करने वाले लोग अभी भी खुलेआम टहल रहे हैं, यानी कि दोबारा घटना करने की पुनरावृत्ति हो सकती है। अभी आपको एक ताजा मामला मैं रेल बाजार का बताता हूँ। रेल बाजार का एक प्रकरण था जिसमें एक जो है महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, और छेड़छाड़ के आरोपियों को 5, 7, 8 जो गुंडे होते हैं आपराधिक लोग, वो उसके घर में आरोपी को घुस करके छुड़ा लाते हैं, और वो घटना की FIR लिखाती है, FIR नहीं लिखती है, उसको दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही होती है। खैर, किसी तरह से जब तमाम मीडिया का हस्तक्षेप हुआ तो उसमें FIR दर्ज हुई, और FIR दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी ना होने का नुकसान ये हुआ कि जो पीड़िता थी उसके पति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उसका सर फाड़ दिया लोहे की राड का। ये बात मैं अभी आपको परसों की बता रहा हूँ, ये परसों की घटना है। तो आप समझिए कि जो कार्यशैली है वो कैसी है, कि जो प्रशासन है वो क्या सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रहा है, इस पे भी एक
सोचने का विषय है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिसको लेकर प्रशासन की कार्रवाई पे कई बार उंगलियां उठती हैं, और उसको लेकर जो समस्याएं आती हैं उसको लेकर कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि भाई जो कानून की जो व्यवस्थाएं हैं, कानून असल में लोगों को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि जो गुंडा राज है वो ना हो और लोग भय मुक्त समाज की जो स्थापना हो, लोग खुल करके अपने व्यापार और कारोबार को कर सकें, उनको उनके साथ किसी तरह की वसूली अवैध वसूली वगैरह ना हो। इससे पहले भी आपने देखा कि अच्छा, आपके प्रकरण को लेकर, क्योंकि आपका प्रकरण नहीं कह सकते क्योंकि पत्रकार समाज का प्रकरण था, और हर वो व्यक्ति जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है वो कहीं ना कहीं पे इस प्रकरण में सम्मिलित था। और अगर देखें तो जो बात करें, जो कई सारे संगठन ऐसे हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पत्रकार हितों के लिए काम कर रहे हैं, उन संगठनों से आपको क्या सपोर्ट मिला? देखिए, मुझे खैर कोई बात नहीं, हर एक की अपनी उनकी दुकानें हैं, वो उनको चलाने दिया जाए जो भी जैसे चला रहे हैं। लेकिन हकीकत अगर मेरी बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी तक इस मामले में किसी भी पत्रकार संगठन की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हो सकता है कि शायद वो अपने साथ होने का इंतजार कर रहे हैं इस घटना का, मैं यही तो कहूँगा बस। नहीं, लेकिन अब एक बात ये भी आती है कि जैसे बहुत सारे संगठन हैं जो कह रहे हैं कि हम पत्रकार हितों के लिए खड़े हैं, लेकिन आपके प्रकरण में अगर वो नहीं दिखाई दिए गए हैं तो ऐसा क्या कारण रहा, या संगठनों की? क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि बहुत सारे जो पत्रकार संगठन हैं, क्योंकि वो कहते तो हैं पत्रकार एकता जिंदाबाद, लेकिन वो कई संगठन खुद भी आज अलग अलग हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वही बात है ना कि कथनी और करनी, तो जो कथनी है उसी तरह की करनी होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि ये जो जनता है, जो आम लोग हैं, ये बहुत जागरूक हो चुके हैं आज, और जागरूकता इस कदर हो चुकी है कि वो सब कुछ समझ जाते हैं कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना सही बोल रहे हैं। तमाम सारे जो इस तरह के प्रकट हुए कि इसीलिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग ट्रोल होते हैं। क्यों ट्रोल होते हैं? क्योंकि वो उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। जो भारत माता मंदिर के पास आके प्रदर्शन किया अर्धनग्न होकर, आपके साथ कई भाई बंधु और भी रहे थे, तो वो प्रदर्शन करने की क्या वजह रही, क्या कारण था, कुछ बताइए उसके बारे में। देखिए, वो इससे पहले मैंने जैसा कि बताया कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो बहुत ढीली ढाली है, लचर है, और यही कारण है कि हमारे प्रदेश में एक गुंडा राज जो है हावी है, माफिया राज हावी है, और इसी वजह से हमें अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ा। 3 तारीख को हम प्रदर्शन करते हैं, 4 तारीख को FIR लिखी जाती है। तो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंडिकेट अपराध जो है बहुत जबरदस्त चल रहा है, और जो पूर्व में IPS अखिल कुमार जी ने जो कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि कानपुर को, प्रशासन को उन कार्रवाइयों से सीखने की जरूरत है। तो ऐसा ही तकरीबन मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, 23 मई को CMO की बाइट के दौरान जो ये हादसा हुआ, जो इंसिडेंस हुआ, वो वाकई विचार करने योग्य था। उसको लेकर 26 मई को जब पुलिस आयुक्त कार्यालय में उनसे मुलाकात की जाती है तो CP साहब ने सीधे कहा कि चलिए इस प्रकरण पे FIR कराते हैं, और पत्रकारों पर जो आजकल हमले हो रहे हैं उसको लेकर आपके द्वारा जो मुहिम चलाई गई वो कहीं ना कहीं पत्रकार हितैषी है, समाज के लिए भी है। और इसी के साथ थोड़ी सी बात हम करेंगे, क्योंकि हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं कि कानपुर की यातायात व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं, उस पर भी एक बार हम बात करेंगे राजेंद्र केसरवानी जी से। तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे जो कानपुर की यातायात व्यवस्था है, क्योंकि आप पत्रकार हैं और फील्ड में रहते हैं लगभग, तो कई ऐसा व्यवस्था है, कई सिस्टम है, उसको लेकर क्या राय है आपकी कि यातायात व्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्योंकि यातायात व्यवस्था अच्छी तो नहीं है हमारे शहर की। वजह यह है कि जो मैनेजमेंट करने वाले जो लोग हैं वो या तो करना नहीं चाहते हैं, और या तो फिर वो लापरवाह हो गए हैं। और रही बात यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, कानपुर की यातायात व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। उसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठन जो है वो आगे आ रहे हैं धीरे धीरे। उनका आप सहयोग लीजिए, उनकी आप राय रखिए, उनके आप मशवरे लीजिए, क्योंकि मशवरे और राय कहीं से भी आ सकते हैं। तो उन तमाम सारे इसमें हमने देखा है कि आपका जो संगठन है वरदान फाउंडेशन, मैंने देखा है कि यातायात की जागरूकता के मामले में बहुत तेजी से एक उभरता हुआ संगठन है। मुझे लगता है कि वरदान फाउंडेशन के साथ बैठ करके यातायात के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं बैठे और उनकी राय सलाह को समझें और सुन के उनके मशवरों को अमल लाएं, तो मुझे लगता है बेहतर हो सकती है यातायात। तो एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा कि गाड़ी चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, दुर्घटनाओं से बचें, क्योंकि तकरीबन आज की डेट में 1,60,000 से भी ज्यादा लोग कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जानों को गंवा रहे हैं। तो अवेयर रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।